पत्ते खुद ब खुद पत्ते जल उठे और इनसे धुआं उठने लगा। इसके बाद इसने एक और जगह पर पत्ते रख कर पहले वाला अमल दोहराया। फिर इसने तीसरी और जगह पत्ते रख कर जला दिए। अब इमरान और इसके साथियों के चारों तरफ धुआं सा फैल गया था और धुएं का ही असर था कि जुगाली करते हुए ऊंटों की गर्दनें भी एक तरफ घिर गई थी। वो बेहोश हो चुके थे। अमीरुल गनी ऊंटों को और तमाम अफराद को गौर से देख रहा था। जब ऊंट बेहोश हो गए तो इसने अब्दुल्ला को हिला जुला कर देखा। अब्दुल्ला भी बेहोश था। फिर इसने इमरान को देखा। इमरान भी बेहोश ही था। इन सब को बेहोश पाकर अमीरुल गनी की आंखों में एक चमक पैदा हो गई। ओह शबता और खवासी फिना हो रहे हैं। ओह ये क्या हो रहा है। उफ मेरी दो और गुलाम ताकतें फिना हो रही हैं। ज़ैलून ने फरियाद करने वाले लहजे में कहा। मालकोटा परेशानी से इसकी तरफ देख रहा था। इमरान ने इन्हें भी फिना कर दिया। इमरान मैं तुझे भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये मेरा चैलेंज है इमरान। तू शैतानी दुनिया तक नहीं पहुंच सकेगा। इमरान तू शैतानी दुनिया में आने की कोशिश कर। मैं तेरी हर कोशिश खाक में मिला दूंगा। ज़ैलून ने पागलों के से अंदाज में चीखते हुए कहा। लग ऐसे ही रहा था जैसे वो अपने हवास खो चुका था। मालकोटा ने इसकी ये हालत देखी तो वो मजीद परेशान हो गया। ज़ैलून तू परेशान ना हो। इस इमरान ने अब मरना ही है। जिंदा हालत में ये कभी भी शैतानी दुनिया में दाखिल नहीं हो सकता। मालकोटा ने ज़ैलून को तसल्ली देते हुए कहा तो ज़ैलून ने इसे तेज नजरों से देखा। फिर वो बेड की तरफ बढ़ा। इसने बेड के नीचे से शराब की एक बोतल उठाई और इसे एक ही सांस में बोतल खाली करके दूर फेंक दी। तुम ठीक कह रहे हो। मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूँ। अगर 4 गुलाम ताकतें खत्म हो गई तो क्या हुआ। मेरे पास दर्जनों गुलाम ताकतें और भी हैं। इसके अलावा मैं जब चाहूँ महान आका मुझे और भी गुलाम ताकतें दे देगा। वाकई मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। ज़ैलून ने इस मर्तबा नॉर्मल लहजे में कहा। शराब पीकर वो पुरसुकून हो गया था। इसे नॉर्मल होते देखकर मालकोटा मुतमईन हो गया। ज़ैलून दुश्मनों को खत्म करने के लिए तुम्हारी कोशिशें बहुत जबरदस्त हैं। तुम इस तरह अपनी कोशिशें जारी रखो। किसी न किसी वक्त इमरान और इसके साथी मारे ही जाएंगे। ज़ैलून ने कहा। किसी न किसी वक्त इमरान और इसके साथी मारे ही जाएंगे। मालकोटा ने कहा। दुश्मनों को खत्म करने की कोशिशें तो मैं इस वक्त करता रहूंगा जब तक कामयाब नहीं हो जाता। ज़ैलून ने कहा। ज़ैलून मैंने फैसला किया है कि जब तक महान आका के ये दुश्मन खत्म नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम आपस में मशवरे करके दुश्मनों पर बेहतर अंदाज में हमले करा सकते हैं। मालकोटा ने कहा। सरदार मालकोटा ये तुमने अच्छा फैसला किया है। तुम्हारा शुक्रिया। ज़ैलून ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। इमरान सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं वो महान आका का भी दुश्मन खास है। इसलिए वो मेरा भी दुश्मन है बल्कि पूरी शैतानी दुनिया का दुश्मन है। पूरी शैतानी दुनिया इससे नफरत करती है और इसकी मौत की ख्वाहिशमंद है। मालकोटा ने कहा। खबासी और शब्बेतार तो फिना हो गए। अब मैं लश्करी को बुलाता हूँ। इमरान और इसके साथियों की निगरानी तो हर हाल में जारी रखनी है। ज़ैलून ने कहा। इमरान का अफ्रीकी साथी बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसलिए दूर से भी पता चल जाता है कि इनकी निगरानी हो रही है और वो हमारी शैतानी ताकतों को बेबस करने का तरीका भी जानता है। अब जिसे भी मैं वहाँ भेजूं इसे यही हिदायत दूं कि वो इनसे इतनी दूर रहे कि इनकी बू इस अफ्रीकी तक ना पहुँच पाए। अब पहले इसका खात्मा हो, इसके बाद दूसरों के खात्मे की प्लानिंग करेंगे। मालकोटा ने कहा तो ज़ैलून ने इस बात के अंदाज में सही लाया। हाँ सरदार मालकोटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले इस अफ्रीकी को खत्म करना चाहिए।
اس کے بعد دوسروں کا نمبر لگائیں گے۔ لہلون نے مالکوٹا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ لشری لشری، لہلون نے بلند آواز میں اپنی غلام طاقت کو پکارا تو اگلے ہی لمحے ایک بدصورت بوڑھی عورت دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ لشری کی رنگت بھی سیاہ تھی، اس کی آنکھیں بالکل سفید اور انڈے جیسی تھیں۔ اس کے اوپر اور نیچے کے تمام دانت نظر آ رہے تھے۔ اوپر کے دانت مچھلی کے کانٹوں جیسے تھے جبکہ نیچے کے دانت کتے کے دانتوں جیسے تھے۔ بال اس کی جھاڑیوں جیسے تھے۔ لشری حاضر ہے آقا، اس نے لہلون کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ تو جانتی ہے کہ شبیتا اور خباثی فنا ہو گئے ہیں؟ لہلون نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، مجھے معلوم ہے۔ لشری نے اس بات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تو تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان دونوں کو کس نے فنا کیا ہے؟ لہلون نے اس سے پوچھا۔ آقا، تم اپنے جس دشمن کے لیے طلائی عمل کر رہے ہو، شبیتا اور خباثی کو اس نے فنا کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ کشیلی اور تارشائی کو بھی فنا کر چکا ہے۔ لشری نے کہا۔ کیا تو یہ بھی جانتی ہے کہ ہمارا یہ دشمن اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت کہاں ہے؟ لہلون نے اس سے پوچھا۔ ہاں آقا، تمہارا یہ دشمن اس وقت صحرا نشکان میں ہے، لشری نے جواب دیا۔ اب تو نے صحرا نشکان جانا ہے اور ان لوگوں کی نگرانی کرنی ہے، لیکن تو نے ان سے اتنا دور رہنا ہے کہ تیری بو ان تک نہ پہنچ سکے۔ ان میں جو افریقی ہے وہ شیطانی طاقتوں کی بو محسوس کر لیتا ہے اور پھر وہ اپنے کسی طریقے سے شیطانی طاقتوں کو بے بس بھی کر دیتا ہے۔ وہ انہیں اس طرح بے بس کرتا ہے کہ پھر ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اور جب ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تو ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ لہلون نے کہا۔ آقا، میں یہ سب باتیں جانتی ہوں، میں ان سے بہت دور رہوں گی۔ لشری نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تو جا سکتی ہے، لہلون نے کہا تو لشری نے سر جھکایا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ اتنا وقت آج تک کسی بھی دشمن کو ختم کرنے میں نہیں لگا جتنا وقت اس عمران کو ختم کرنے میں ہو رہا ہے۔ لشری کے غائب ہونے کے بعد لہلون نے کہا تو مالکوٹا کے چہرے پر شیطانی ہنسی آ گئی۔ اس کا خاتمہ واقعی مشکل ہے لہلون، اس لیے تو مہان آقا نے اسے اپنا دشمن خاص کہا ہے۔ اب تم اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر مہان آقا کے انعامات کی تم پر بارش ہوگی۔ مالکوٹا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہان آقا کو دنیا بھر میں بے شمار کام ہیں، اسے معمولی سی فرصت بھی نہیں ملتی، ورنہ تو یہ عمران کب کا مہان آقا کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ لہلون نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مہان آقا کے لیے تو یہ معمولی کام ہے، لیکن ایسے معمولی کام کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اس کی عیاریوں کا جال بچھا ہوا ہے اور وہ ایک ایک لمحے ان عیاریوں میں مصروف رہتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو فارغ نہیں ہوتا۔ مالکوٹا نے کہا۔ ان کے درمیان شیطان کی باتیں شروع ہوئی تو شیطان کی آنت کی طرح پھیلتی ہی چلے گئیں۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شیطان کی تعریف کرنے لگے اور ان باتوں میں معلوم نہیں کہ کتنا وقت گزر گیا۔ ان کی زبان کو بریک اس وقت لگی جب لشری کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ پہلے لہلون اور پھر مالکوٹا کے سامنے جھکی۔ ہاں لشری، کیا خبر لے کر آئی ہے؟ کیا ہمارے دشمن بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں؟ ان کی آہو پکار کی آواز صحرا نشکان کو گونج رہی ہے۔ لہلون نے لشری سے پوچھا۔ آقا، ان باتوں میں سے ابھی تک کوئی بھی بات نہیں ہوئی، البتہ انہیں کھجور کے درختوں کا ایک ذخیرہ مل گیا ہے اور وہ لوگ ان درختوں کی چھاؤں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ لشری نے کہا۔ چھپے بیٹھے ہیں؟ لیکن کیوں؟ وہ کس سے چھپ کر بیٹھے ہیں؟ لہلون نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، تمہارا حکم ہے کہ میں ان کے قریب نہ جاؤں، اگر میں ان کے قریب جاتی تو پھر ان کی باتیں سن سکتی۔ لشری نے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تمہیں واقعی ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس روشن کلام ہے جو شیطانی ذریات کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ لہلون نے کہا۔ آقا، میں نے تو تیرا حکم ماننا ہے، تو حکم کر، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ لشری نے کہا۔ تو واپس ان کے پاس جا اور میری ہدایت کے مطابق ان کی نگرانی کر۔ لہلون نے تو حکمانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آقا، تیرے حکم کی تعمیل ہوگی۔ لشری
ने मौतबाना लहजे में कहा, और फिर वो गायब होगी। अब थोड़ी देर गुजरी थी कि लश्करी दोबारा जाहिर हुई। तू इतनी जल्दी वापस आ गई, क्या कोई अहम खबर लाई है तू? दैलून ने इससे पूछा। हाँ आका, मैं एक हैरत अंगेज खबर लाई हूँ। तुम्हारे दुश्मन खास और इसके साथी खजूर के पत्तों से रस्सी बना रहे हैं। न जाने इनका क्या इरादा है। लश्करी ने परेशान लहजे में कहा, रस्सी बना रहे हैं? ये तो वाकई हैरत अंगेज खबर है। इस मर्तबा मालकोटा ने बोलते हुए कहा, ठीक है, एक क्या वो 4-4 रस्सियां बना ले, हमें इससे क्या। लश्करी तुम इनकी निगरानी करती रहो। दैलून ने पहले मालकोटा से नरम लहजे में कहा, फिर तो कमाना लहजे में लश्करी से कहा। बेहतर आका, लश्करी ने कहा, और फिर इसने सर झुकाया और इसके बाद गायब हो गई। लश्करी के जाने के बाद वो दोनों एक बार फिर बातों में मसरूफ हो गए। दैलून ने शराब की एक बोतल मालकोटा को दे दी और दूसरी अपने लिए खोल ली थी। बातें करने के साथ साथ वो घूंट घूंट शराब भी पीने लगे। आका दैलून, इन्हें लश्करी की आवाज सुनाई दी तो दोनों ने सामने देखा। लश्करी मौजूद थी, लेकिन इसके चेहरे पर घबराहट के तासरात थे। क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? दैलून ने सख्त लहजे में पूछा। आका, तुम्हारे दुश्मनों ने सहराई ऊंटों को काबू कर लिया है और अब इन पर सवार होकर बहुत तेजी से सफर कर रहे हैं, लश्करी ने कहा। तो दैलून और मालकोटा हैरत से उछल पड़े। सहराई ऊंटों को काबू कर लिया है? लेकिन कैसे? सहराई ऊंट इनके काबू में कैसे आ सकते हैं? दैलून ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालकोटा भी दैलून से कम हैरान नहीं हुआ था। मालूम नहीं आका, मैंने तो सिर्फ इतना ही देखा कि वो ऊंटों पर सवार हुए और ऊंट सहरा में दौड़ रहे हैं। अगर वो इसी सिमत में दौड़ रहे तो लौरिया शहर के करीब पहुंच जाएंगे, लश्करी ने कहा। ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इनका अंजाम तो इस सहरा में तड़प तड़प कर मरना था। दैलून ने अफसोस भरे लहजे में कहा, लश्करी अब ऊंटों के करीब भी नहीं जा सकती। अगर ये इनके करीब गई तो इमरान का अफ्रीकी साथी इसे बेबस कर देगा और फिर ये भी फिरा हो जाएगी, मालकोटा ने कहा। तो लश्करी खौफजदा हो गई। सरदार मालकोटा, मेरा ख्याल है कि अब मुझे खुद हरकत में आना होगा, दैलून ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। नहीं दैलून, अभी इसकी जरूरत नहीं। अभी वो लोग शैतानी दुनिया से बहुत दूर हैं। हम यहाँ बैठ कर इन पर बेशुमार वार कर सकते हैं, लिहाजा अभी इमरान के मुकाबले पर जाना मुनासिब नहीं है। अभी इसकी निगरानी कराओ और हालात पर नजर रखो, इन्हें खत्म करने के बहुत मौके आएंगे, मालकोटा ने कहा। शायद तुम ठीक कह रहे हो लश्करी, दैलून ने पहले मालकोटा से कहा, फिर लश्करी को आवाज दी। हुक्म आका, लश्करी ने दैलून के सामने से झुकाते हुए कहा। तू जा और इनके साथ साथ सफर कर, इनके हर एक लम्हे की मुझे रिपोर्ट देती रह, दैलून ने लश्करी से कहा। ठीक है आका, लश्करी ने कहा और इसके बाद वो कमरे से गायब हो गई। ये लोग तो मेरे लिए परेशानी का बास बन गए हैं, दैलून ने परेशान लहजे में कहा। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, यह आधी परेशानी है। तुम देखना, अभी कुछ देर में ही इन पर हमले का कोई अच्छा सा मौका बन जाएगा, मालकोटा ने दैलून को तसल्ली देते हुए कहा। तो वो खामोश हो गया। इन्हें खामोश बैठे काफी देर गुजर गई। फिर लश्करी ने दोबारा आकर बताया कि दुश्मन अभी ऊंटों पर सवार हैं और बहुत तेजी से सफर कर रहे हैं। फिर तीसरी बार लश्करी आई तो दैलून इसका चेहरा देखकर चौंका और समझ गया कि वो इस बार नई खबर लेकर आई है। हाँ, अब क्या खबर लेकर आई है? क्या ऊंट सहरा में भटक गए हैं? दैलून ने इससे पूछा। नहीं आका, ऊंट सहरा में नहीं भटके, बल्कि उन्होंने सहरा का एक बड़ा हिस्सा बूर कर लिया है। अब वो सहरा में इस जगह पहुंच चुके हैं जहां से काफिले गुजरते हैं। तुम्हारे दुश्मनों को भी एक काफिला मिल गया है, लश्करी ने कहा। इनमें से हमने एक आदमी के जहन को काबू करना है। इसके बाद वो आदमी तूल बूटी के पत्तों का धुआं यहाँ फैलाएगा तो यहाँ मौजूद तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे और ये बेहोशी काफी तवील होगी। इन्हें बेहोश करने के बाद यहाँ शुगर भी होना चाहिए, क्योंकि परेशानी की वजह से दिमाग बहुत थक गया है।
शुगर होगा तो दिमाग ताज़ा दम हो जाएगा। इस शुगर के बाद हमारे काबू में आया हुआ आदमी इन सब को गोलियां मार देगा और इस तरह इनका खात्मा हो जाएगा। मालकोटा ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैसा शुगर चाहते हो? ज़ैलून ने मालकोटा से पूछा। इमरान की साथी लड़की इंतहाई खूबसूरत, हसीन और नौजवान दिलरुबा है। जो शख्स हमारे काबू में होगा वो इससे शुगर मेला करेगा और हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। मालकोटा ने कहा, अगर ये शुगर मेला करने हम खुद वहाँ पहुँच जाएं तो कैसा रहेगा? ज़ैलून ने ललचाए हुए लहजे में कहा, नहीं, ये लड़की इमरान की साथी है और इमरान का कोई भी साथी जब तक जिंदा है मैं इसके करीब जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। हाँ, जब पानी सर से गुजर रहा हो और इसके बगैर कोई चारा ना हो तो फिर इनके करीब जाया जा सकता है।